हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल टॉप गुरु में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन का 30 अगस्त 2018 का यहाँ पर तीसरी शिफ्ट का पेपर। ठीक है, और पहली शिफ्ट का टाइमिंग 11 से 12 का था, और दूसरी का 1 से 2, और तीसरी शिफ्ट का था टाइमिंग 4 से 5 बजे का। ठीक है, तो तीसरी शिफ्ट का पेपर रहने वाला है। इसके पहले हमने काफ़ी शिफ्ट का पेपर करा दिया है, तो जो लोग भी अभी नए चैनल पे जुड़े हैं या फिर जिन्होंने अभी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, तो वहाँ से जुड़कर सारे वीडियो अवश्य देख लेना। ठीक है, और इस वीडियो में हम कराने वाले हैं जितने भी क्वेश्चन होंगे, पूरे 75 क्वेश्चन पूरे अच्छे से डिटेल से बताएंगे, और अच्छा बेसिक से भी आपको बताएंगे। ठीक है, यानी कि जो मेथड आपको एग्जाम में अप्लाई करना है उस तरह से आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें आपके मैथ के क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के और जीके के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जितने भी रहेंगे आपके, तो जितने भी आपके अपकमिंग वैकेंसी हैं 2023 या फिर 2024 की शुरुआत की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, चाहे आपकी आरआरबी एएलपी हो, जेई हो या फिर आपकी आरपीएफ हो, ठीक है, इन सभी वैकेंसियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। और एक बात और बता दें कि आपकी एलपी और जेई की जो जीडीसीई की वैकेंसी आई है, ठीक है, जीडीसीई की, उसका भी एग्ज़ाम सितंबर में है, तो लगभग सितंबर के आसपास होगा, तो उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक अवश्य देखना। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स, ये रहा, और इसमें आपको दो सर्कल दिए हैं, इसमें आपके सभी परसेंटेज वगैरह दी हुई है। तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि उपयुक्त चित्र, ठीक है, उन लोगों का देश और आयु के अनुसार प्रतिशत दिखाता है जो व्यवसाय स्थापित करने के लिए चीन जाते हैं। ठीक है, तो दो सर्कल है यहाँ पर, और यहाँ पर पहला क्या है कि जो जिस देश के लोग हैं वो दर्शा रहा है, और यहाँ पर आयु दिखा रहा है। ठीक है, इधर आयु है, इधर देश है। तो अब आगे हमें पढ़ना है। अगर किसी दिए गए वर्ष में कुल कितने 5 लाख, है 5 लाख लोग चीन गए, तो 40 वर्ष से अधिक आयु वाले अमेरिकी नागरिकों की संख्या कितनी है जो चीन गए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि 40 वर्ष की आयु वाले कितने लोग हैं, कितने परसेंट हैं। तो 40 वर्ष की आयु वाले, 40 वर्ष से अधिक वाले कितने हैं, 20%। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 20% है। ठीक है, 20% किसका, इस टोटल 5 लाख का। ठीक है, इस टोटल 5 लाख का जब आप 20% निकालेंगे तो इधर ऐसा हो जाएगा, और उसके बाद क्या निकालना है, अमेरिकी नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो अमेरिकी नागरिकों की संख्या कितनी है, 60%। तो इसका 60% निकाल देंगे अपन। ठीक है, तो अपना आंसर आएगा। तो इधर से 4 जीरो चले जाएंगे, ये चला गया, तो आपका कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 छक्का। ठीक है, यानी कि 60,000 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60,000 देखते हैं ऑप्शन में क्या गिवन है। 60,000 आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन फिर बोल रहा है आपका कि एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति है। ठीक है, यानी कि फ्रिक्वेंसी आपकी कितनी गिवन है, फ्रिक्वेंसी आपकी 3.5 किलो हर्ट्ज। ठीक है, और उसके बाद दिया हुआ कि इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है, लेमडा तरंग दैर्ध्य, यानी कि लेमडा आपकी दी हुई 0.5 मीटर। ओके, और तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो डिस्टेंस 700 मीटर कवर करनी है और कितना समय लगेगा ये पता करना है। तो आप जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना, दूरी बटे चाल। यानी कि आपको समय निकालना है, दूरी तो आपको गिवन है लेकिन चाल आपकी पता नहीं, तो वेलोसिटी, किसी भी तरंग की वेलोसिटी बराबर क्या होता है, v बराबर फ्रिक्वेंसी इंटू तरंग दैर्ध्य लेमडा। ठीक है, तो v की वैल्यू इधर से क्या जाएगी, फ्रिक्वेंसी कितनी है 3.5, और किलो को जब हटाएंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1000 हर्ट्ज। उसके बाद यहाँ पर जो तरंग दैर्ध्य कितना दिया हुआ 0.5 m। ठीक है, तो 1/10 लिख सकते हैं इसको। तो अब यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो v की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, यानी कि 350। ठीक है, 350 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी आ गई। तो अभी हमें समय निकालना था, तो समय हमारा क्या हो जाएगा, इधर से दूरी आपको कितनी कवर करनी है, 700 मीटर। ठीक है, तो 700 और बटे जब आप चाल को डिवाइड करेंगे 350 को, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 2 सेकेंड। ठीक है,
तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ से राइट हो जाएगा। ओके, तो ये आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है कि जो तरंग दैर्ध्य की वैल्यू तरंग की वेलोसिटी होती है वो फ्रिक्वेंसी इनटू तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि यदि एक्स की माँ वाई के पिता की इकलौती पुत्री है, ठीक है ना, तो एक्स की माँ, तो एक्स लेना सबसे पहले, अभी जेंडर इसका क्लियर नहीं है, एक्स की माँ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, एक्स की माँ फीमेल है तो माइनस लगा दिया, और एक्स की माँ वाई के पिता की, तो वाई के पिता की एकलौती पुत्री है। ठीक है, तो वाई के पिता की एकलौती पुत्री है कौन, एक्स की माँ। ठीक है ना, तो ये एक्स की माँ इस वाई का ही स्थान ले लेगी। ठीक है, क्योंकि एकलौती पुत्री बोला गया है तो वाई यही फीमेल हो जाएगी, एक्स की माँ। ठीक है, तो एक्स इधर आ जाएगा। अब बोला जा रहा है आपसे कि तो वाई के पति की बहन, ठीक है, तो वाई के पति मान लेते हैं कोई भी, जैसे हो गया इधर, तो वाई के पति की बहन, बहन ये मान लिया, तो बहन एक्स की डैश यानी कि एक्स की कौन लगेगी ये। ठीक है, तो एक्स के माता के पति कौन हो जाएंगे, उसके पिताजी हो जाएंगे, और पिताजी की बहन कौन हो जाएगी, एक्स की बुआ जी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, आंटी, आंट आंसर हो जाएगा आपकी, चाची, मामी, फूफा, बुआ, मौसी, ताई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर केवल बोर्ड मार्क्स का रूल है, फॉलो करना है आपको। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 डिवाइड 10 यानी कि 4 आ जाएगा इसका, और 4 मल्टीप्लाई माइनस का 6 है। ठीक है, यानी कि आपका माइनस का 24, ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि वही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ से आप क्या पूछा जा रहा है कि तो 20 वर्ष से कम आयु के चीनी यात्री की संख्या, चीन की यात्रा करने वाले अमेरिकी नागरिकों की। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा कि 20 वर्ष से कम, ठीक है, तो 20 वर्ष से कम कौन से हैं, तो यहाँ पर बिटवीन और बिलो, ठीक है, बिलो 20 ईयर 60% है, यानी कि 5 लाख का आप सब 60% निकालेंगे। ठीक है ना, 5 लाख का 60% पहले निकालेंगे। अब इस 60% निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, अमेरिकी नागरिक होना चाहिए। तो अमेरिकी नागरिक कितने, 60%। ठीक है ना, 60% और निकालेंगे। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 50 इंटू 3600। ठीक है ना, यानी कि आपका आ जाने वाला है इधर से 18,000। ठीक है, तो 18,000 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, 1,80,000 आएगा ना, 1,80,000 आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, छठवां क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि श्रीमती एक्स ने सुश्री वाई से कहा। ठीक है, श्रीमती नहीं है, श्री एक्स है, श्री एक्स यानी कि मेल है, और वाई से बोला, सुश्री वाई से यानी कि फीमेल है वाई, बोला कहा तुम्हारे पिता की पत्नी, ठीक है, तो वाई के पिता की पत्नी उसकी माता ही हो जाएगी वाई की। ठीक है, और पत्नी की बहन, बहन मेरी मौसी है, तो एक्स की मौसी हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सुश्री वाई की बेटी, सुश्री वाई की बेटी श्री एक्स से किस प्रकार संबंधित होगी। ठीक है, तो सुश्री वाई की बेटी, तो सुश्री वाई की बेटी, ठीक है ना, सुश्री वाई की बेटी ये मान लेते हैं, तो एक्स से कैसे संबंधित होगी, एक्स की कौन लग जाएगी, वो भतीजी या भांजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। ओके, और जो एक्स है ना, एक्स यहाँ पर आएगा ना कि इधर। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स की जो, देखो क्या बात है यहाँ पर कि जो वाई के पिता की पत्नी है उसकी बहन कौन है, एक्स की मौसी है। तो अगर एक्स की मौसी ये है, ठीक है, उसके पिता की वाइफ की बहन अगर उसकी मौसी है, तो यानी कि वह जो है तो उसका बेटा ही हो जाएगा वाई के पिता का। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर रहेगी। तो जो वाई की बहन लगेगी वो क्या लगेगी, भतीजी या भांजी। क्यों, क्योंकि एक्स की बहन की बेटी क्या लगेगी, भतीजी भांजी लगेगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 19 आपका तीसरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक 3 अंकों की संख्या में सैकड़े वाले अंक, ठीक है, सैकड़े वाले स्थान का इकाई अंक वाले स्थान के अंक का 4 गुना। ठीक है, यानी कि 3 अंक की संख्या मान लेते हैं ए बी सी, वह 3 अंक की कोई नंबर है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि सैकड़े वाले स्थान का अंक इकाई वाले अंक स्थान के अंक का कितना है, 4 गुना है। ठीक है, तो सैकड़े पर जो है यानी कि यहाँ पर इकाई वाले अंक का कितना है, 4 गुना है।
यानी कि अगर यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, सैकड़े वाले, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा इधर आएगा तो सैकड़ा वाला है इकाई, इकाई वाले 4 गुना है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 1 होगा तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि और दहाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले अंक का 3 गुना है, ठीक है, और दहाई वाला जो भी है वो इकाई का क्या है 3 गुना, यानी कि 1 का 3 गुना 3 ही रहेगा। तो 4 3 7, आपसे क्या बोला जा रहा है कि तीनों अंकों का योग 8 है। अगर 8 आ रहा है तो हम मान लेंगे कि हमारा यही सही है। तो 4 3 7 1 8, ठीक है ना, तो 8 आ रहा है योग। तो अब आपको क्या बोला जा रहा है कि तो दहाई वाले स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो दहाई वाले स्थान पर कौन सा अंक आएगा, हमारा 3 आ जाएगा। ओके, बाकी अगर हमारा जैसे यहाँ पर योग 8 ही नहीं आता ना, यहाँ पर जैसे कुछ भी आ जाता तो यहाँ पर क्या हो जाता कि इन सभी के योग करके इसके बराबर करते, ठीक है, तो 1 रेशियो की वैल्यू आ जाती और फिर 3 रेशियो की वैल्यू हम निकाल लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4 3 7 1 8, 8 रेशियो बराबर 8 है, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू 1 ही आ रही है, तो 3 रेशियो की वैल्यू 3 ही रहेगी, ठीक है ना, 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, तो आप इसको ऑप्शन के आधार पर ज़्यादा करने की कोशिश करें, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन से इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। ओके, तो ऑप्शन से करने का प्रयास जरूर करें, तो इस तरह से बनेगा। बाकी देख लेते हैं ऑप्शन में। देखो इसमें क्या कमी है कि इसमें दोस्तों डबल सर्कल ये दिए है, ठीक है, डबल नहीं होंगे, ये नहीं होगा। उसके बाद आप देखें दूसरा, ये तो दोस्तों सर्कल ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ होना चाहिए, कोने की तरफ, और ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपका बचा हुआ लास्ट का चौथा ही ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन के आधार पर करेंगे तो बहुत ही जल्दी से आंसर पा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत के पूर्व बल्लेबाज और अब कमेंटेटर संजय मांजरेकर, ठीक है, की आत्मकथा का किस नाम से 17 जनवरी 2018 को लोकार्पण हुआ था। तो उस समय तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स था, ठीक है, करंट के हिसाब से पूछा गया था, लेकिन आपसे ये पूछी जाती है कि संजय मांजरेकर की जो बायोग्राफी है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम क्या है, इम्परफेक्ट, ठीक है। तो इम्परफेक्ट दोस्तों संजय मांजरेकर जी की ये क्या है, आत्मकथा है, ठीक है। और जो सनी डे है तो ये शायद सुनील गावस्कर जी की है, और इस तरह से आप इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ पढ़िए। सबसे पहले दिया गया है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्याप्तता वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि चाइना को कैसे कोडित किया जाएगा, ठीक है ना। तो चाइना को कैसे कोडित किया जाएगा, तो पहला कथन क्या है यहाँ पर कि इसको ये कोड किया जा रहा है, तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं CHILE, ठीक है। इसको क्या कोडित किया जा रहा है, आपका ई, ठीक है ना, आपका क्या कोडित किया जा रहा है ई। उसके बाद क्या है आपका ECIHL, ठीक है ना। तो इसको कैसे कोडित किया जा सकता है, तो मेरे हिसाब से इसको ऐसे किया जा रहा है और यहाँ पर -3 कर रहा है, ठीक है, क्रॉस में, और इसी तरह इसको तो बीच वाले को सेम ही रख रहा है और यहाँ पर इसको सेम, तो इसके बाद इसको क्या कर रहा है, -3 कर रहा है, +3, ठीक है। इस तरह से कोडित कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये लॉजिक लगाएंगे तो इससे कथन से जो चाइना का भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसको देखते हैं हम अब इजिप्ट को, तो EGYPT, ठीक है, तो इसको क्या लिख रहा है, TEYGP, ठीक है ना। तो इधर दोस्तों आपको देख रहे होंगे कि ई को ई लिख रहा है, ठीक है, और जी में +13 करेंगे जब, तो आपका 20 आ जाएगा, यानी कि टी आ जाएगा, ठीक है। तो वाई को सेम रख रहा है, मिडिल नंबर को, मिडिल लेटर को, ये है क्रॉस में सेम, और इधर क्या कर रहा है, -13, ठीक है। तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं कि इन दोनों ही कथनों से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप इस तरह से कर सकते हैं क्रॉस में और -3 +3 करके, एक बार इस तरह +13 और -13 करके, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर आंसर क्या देंगे, कथन 1 या फिर कथन 2 पर्याप्त है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो 1 या फिर 2 पर्याप्त है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान होगा। यहाँ पर केवल आपसे पूछा जा रहा है कि ऊपर दिए गए चित्र की दर्पण छवि क्या होगी, ठीक है। दर्पण छवि जब भी दोस्तों बोले तो आप हमेशा दाएं साइड ही दर्पण लेना, ये बात ध्यान देना। और जब वाटर इमेज बोले तो आप नीचे की तरफ ही वाटर लेना, ऐसे। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दर्पण इमेज, ठीक है, तो दर्पण इमेज में दोस्तों दाएं साइड ही दर्पण लगेगा। तो आपके ये तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि एल जो बनेगा आपका तो इस तरह बनेगा, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं कभी।
आपका ए एन देखो यहाँ सीधा बन रहा है तो ये भी नहीं होगा, उसकी इस तरह ऑप्शन को हटाते जाना है। तो और इधर एल को तो सीधा का सीधा ही लिख दिया, ये भी नहीं होगा। बाकी आपका तीसरा बचा हुआ ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ब्रजेन 10 घंटे में एक दीवार लाल रंग से रंग सकता है। ठीक है, तो जो ब्रजेन है, ब्रजेन, ठीक है, तो ब्रजेन जो है वह क्या कर सकता है, 10 घंटे में लाल कर सकता है। जबकि बल्लरी, ठीक है, तो बल्लरी जो है, बल्लरी वो क्या कर सकती है कि 12 घंटे में दीवार को पूरी तरह से सफ़ेदी कर सकती है। ठीक है, ये लाल कर सकती है, सफ़ेदी कर सकता है। यदि ब्रजेन और बल्लरी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए हाल ही में सीमेंटेड दीवार पर तब तक काम करते हैं जब तक दीवार पूरी तरह से लाल रंग नहीं लाल रंग से नहीं रंग जाती, तो पूरी दीवार लाल रंग से रंगने में कितना घंटे लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर दीवार की क्षमता हमें निकालना पड़ेगा, कितनी है दीवार। तो मान लीजिए एलसीएम इसका 60, ठीक है, और इसकी क्षमता क्या आ जाएगी, ब्रजेन की 6 आ जाएगी और बल्लरी की 5 आ जाएगी। तो आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको थोड़ा ध्यान देना है कि एक दीवार लाल रंग से रंग सकता है कौन, ब्रजेन, ठीक है, जबकि बल्लरी 12 घंटे में दीवार की पूरी तरह से सफ़ेदी कर सकता है। ये सफ़ेद बल्लरी सफ़ेद करने वाला है और आपका जो ब्रजेन है वो लाल करने वाला है। लेकिन आपको क्या करना है कि सीमेंटेड दीवार पर तब तक काम करते हैं जब तक एक दीवार पूरी तरह से लाल रंग से नहीं रंग जाती। ठीक है, यानी कि लाल रंग से रंगना है, लेकिन जो बल्लरी है वो सफ़ेद रंग से रंग रहा है, यानी कि इसकी क्षमता हम माइनस में ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, देखो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखो पूरी तरह सीमेंटेड दीवार पर तब तक काम करते हैं जब तक कि वह पूरी दीवार पूरी तरह से लाल रंग नहीं हो जाती। तो यदि ब्रजेन और बल्लरी बारी बारी से एक एक घंटे, यानी कि देखो पहले घंटे में अगर आ रहा है कौन, ये ब्रजेन, ठीक है, तो यानी कि 6 यूनिट तो वो लाल कर देगा, ठीक है, 6 यूनिट रेड कर देगा। लेकिन वही अगर बल्लरी आ रहा है तो बल्लरी दोस्तों अगले 1 घंटे में आएगा तो वह दोस्तों 5 यूनिट क्या कर देगा, वो वाइट कर देगा। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, रेड करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो क्षमता क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी कि 2 घंटे में केवल 1 यूनिट ही रेड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है। तो अब आपको ये देखो बंदर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, 2 घंटे में 1 यूनिट आपकी रेड हो रही है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि जो प्लस वाली इफिशियंसी होती है यहाँ पर, जो टोटल यहाँ पर आपकी ये दीवार है उसमें माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 54, यानी कि 54 तक आपको अभी पहुँचना है, यानी कि 54 दूनी 108, 108 दिन में कितना काम हो जाएगा आपका, 54। ठीक है, अब बचा हुआ 6, अब जो बचा हुआ वर्क है कौन आएगा, कि शुरुआत ब्रजेन कर रहा था। ठीक है, तो ब्रजेन से फिर से शुरुआत होगी, तो 6 इसकी क्षमता है और 6 वर्क ही है, तो 6 का भाग देंगे, यानी कि यहाँ पर जो आपका 60 वर्क टोटल हो जाएगा, कितने दिन में हो जाएगा, 109 दिन में। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 109 आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और बाकी समझ में नहीं आया हुआ तो एक बार अच्छे से रिपीट करके देख लेना। ठीक है, बाकी कई लोग सोच रहे होंगे देखो इसमें क्या दिक्कत हो जाती है कि डायरेक्ट आप क्या करते हैं कि 2 दिन में अगर एक काम कर रहा है तो 60 काम कितने दिन में कर लेगा, 120 दिन में। आप लगाएंगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। ठीक है ना, क्योंकि 120 दिन नहीं आएगा, क्योंकि 154 जब जब देखो जब 54 काम हो जाएगा तो अब कौन करने आएगा, इकट्ठे तो कर नहीं रहे काम, अलग अलग दिन पे अलग अलग घंटे पे कर रहे हैं, तो अलग अलग घंटे पे कौन आएगा, 109वें घंटे, 108 घंटे में चेक वर्क हो जाएगा, तो 109वें घंटे में कौन आएगा, ब्रजेन आ जाएगा, जो कि 6 यूनिट भर देगा, लेकिन लाल रंग से रंग देगा दीवार को, और वो 60 यूनिट रंग जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए दोस्तों 109 आंसर आएगा, ना कि 120। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ओ से यात्रा करना शुरू करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी बिंदु हम ले लेते हैं, बिंदु ओ, और यहाँ से स्टार्ट करता है वो यात्रा करना। उसके बाद बोला जा रहा है कि ए तक पहुँचने के लिए पूर्व की ओर 20 किलोमीटर जाता है। तो सभी को दिशाएं तो पता ही होगा, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो ये दोस्तों ईस्ट की पूर्व की दिशा की ओर जाता है 20 किलोमीटर। ठीक है, तो 20 किलोमीटर है पूर्व की दिशा की ओर जाता है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, तो कहाँ पर पहुँच जाता है, ए पर पहुँच जाता है। उसके बाद बोला जा रहा है कि और वह दाएं मुड़ता है और बी तक पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़कर बी तक पहुँचने के लिए वह 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो ये बी यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि किलोमीटर यात्रा करता है, दाएं मुड़ जाता है और सी बिंदु तक पहुँचने के लिए 9। अब वह दाएं अगर मुड़ता है तो इस साइड मुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर वह साउथ की तरफ देख रहा है तो दाएं है उसका ये होगा, तो दाएं तरफ मुड़ेगा और सी तक पहुँचने के लिए कितना चल रहा है वो, 9। ठीक है, तो सी तक पहुँचने के लिए कितना चल रहा है, 9 किलोमीटर। ठीक है ना,
9 यहाँ तक मान लेते हैं, ये 9 हो जाएगी और सी तक पहुँच जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि फिर वह दाएँ मुड़ता है और डी तक पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर। तो फिर डी तक पहुँचने के लिए वो कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर। उसके बाद बोल रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़ता है ई तक पहुँचने के लिए 12, ठीक है। तो बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, ई तक पहुँच जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आगे बोला कि फिर वह दाहिनी मुड़ता है और बिंदु एफ पर पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर चलता है और बिंदु एफ पर पहुँच जाता है, ठीक है। ये उसका बिंदु एफ। तो देखो इधर से और इधर की टोटल दूरी क्या आ गई, 6 ये है, 6 ये है और 5 ये है, 6 ये है, यानी 13। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ई और बी के बीच की न्यूनतम दूरी बताना है। आपको इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में न्यूनतम दूरी बताना है। तो न्यूनतम दूरी हमेशा कर्ण ही होती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये चीज़ बनेगी। तो ये और ये 12 है, ये 9 है, लेकिन नीचे 21 आ जाएगा। और आपकी जो हाइट कितनी है, हाइट देखो 5 ही है, ठीक है। हाइट आपकी 5 रहेगी, यानी कि सिंपल सा ये ट्रायंगल बन रहा है। ये बिंदु बी है, ये ई है, और ठीक है ना। इसकी ई और बी की न्यूनतम दूरी बताना है। ये आपकी 5 है, ये आपकी 21 है। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, 441 प्लस 25, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, √466, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखें किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो लेंथी क्वेश्चन है लेकिन हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर प्रॉब्लम फिगर के बारे में बताना है कि विषम कौन सी है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ट्राइंगल है, यानी कि 3 भुजाओं की आकृति है। तो यहाँ पर 3 ये आकृतियाँ बनी हुई, ठीक है, 3 लाइन है। और इधर 4 है तो इधर भी 4 है, इधर 5 है तो इधर भी 5 है, इधर 6 भुजाओं वाली आकृति है तो इधर भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे सर कैसे हम अलग पता करें। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि जो ये आकृति है ना, तो उसके जो है तो कोने पर, यहाँ कोने से निकल रही है ये आकृतियाँ, ठीक है, कोने से निकल रही है। यहाँ पर भी देखो कोने से निकल रही है, ठीक है। और इधर पर भी कोने से निकल रही है। और लेकिन इधर जो है तो एक भुजा से ही निकल रही है, ठीक है, भुजा के बेस से ही निकल रही है। तो यही आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आपका चौथा, यानी कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा, ठीक है, चौथा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी विद्युत परिपथ और सर्किट में 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करने पर विद्युत ऊर्जा खपत की मात्रा 1 किलोवाट घंटा है, इसे जूल में दर्शाइए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल से आपसे पूछा गया है कि 1 किलो वाट का जो मान क्या होगा, वो क्या होता है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया 1 किलो वाट, ठीक है, घंटे आवर, ठीक है, 1 किलो वाट आवर, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में कोई अगर 1 यूनिट की कोई वस्तु है तो वह कितनी ऊर्जा खपत करेगी 1 घंटे के अंदर, ये आपसे पूछा गया है, कितने जूल में पूछा गया है। तो इसको जब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर किलो को हटाएंगे तो 1 इंटू 1000 हो जाएगा, ठीक है। किलो को जब हटाएंगे तो 1000 को मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो आपका आपका यहाँ पर वाट है ना, उसको क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है, ठीक है। जूल पर सेकेंड होता है, क्योंकि वाट बराबर शक्ति बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। यानी कि वर्क को जूल से लेते हैं, सेकेंड एस हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो और हावर को, घंटे को दोस्तों यहाँ पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो 60 इंटू मिनट हो जाएगा, और फिर 60 से मल्टीप्लाई करते हो तो मिनट सेकंड हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। सेकंड से सेकंड कट जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 36 और कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 जीरो, इतने जूल आपका जो है तो आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इतना तो है नहीं है, दशमलव में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि 3.6 पॉइंट लगा दिया, यानी कि 5 जीरो है। तो 10 की घात 6 हो जाएगा, ठीक है। 10 की घात 5 होता है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट लगा के हमने लिया, 10 की घात 6 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है। इस तरह से आप निकालते। बाकी आप डायरेक्टली याद रखिए कि 1 किलो वाट आवर का मान क्या होता है, 1 किलो वाट आवर का मान क्या होता है आपका, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। ये आप ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपसे बोला जा रहा है कि कमर ने इस्तेमाल किए गए स्टीरियो की पुनः बिक्री पर कितने का लाभ कमाया। यदि उसने स्टीरियो को इतने रुपए में खरीदा था तो उसे कितने में बेचा चाहिए, ठीक है। यानी कि वह कितने का लाभ ले रहा है, 12.5% का। जब 12.5% को
अनुपाती के मान में रखेंगे तो कितना आता है 1/8, यानी कि कोई वस्तु अगर उसका CP है और ये एक उसका प्रॉफिट है, यानी कि उसका 8 से CP 9 उसका 1 बढ़ जाएगा प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 9। तो अगर वह बोल रहा है कि 1680 में खरीदता है तो कितने में उसे बेचना चाहिए, तो 8 रेशियो बराबर आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1680। तो 1 रेशियो की वैल्यू इधर से क्या आ जाएगी 210। तो 9 रेशियो की वैल्यू आपको निकाल देना है, तो सेलिंग प्राइस आपकी निकल आएगी, ठीक है ना। इधर से 0 9 9 दूनी 18 यानी कि 1890 आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान गति से 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी गति क्या होगी। तो स्पीड बराबर क्या होता है सभी को पता है, डिस्टेंस बट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड आपको निकालना है, डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है वो 338, ठीक है, 338 मीटर, और कितने सेकंड में 50 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसकी गति निकालेंगे तो कितना आ जाने वाला आंसर, देखो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे 2 से, ठीक है। तो नीचे 100 बन जाएगा तो आसानी से हम कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा ऊपर 2 8 16 2 3 6 7 यानी 2 3 6 बटे 100, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 6.76 मीटर पर सेकेंड। ओके, देखें किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये तो आपको आसानी से यही दिख रहा होगा, ठीक है, यही समूह से संबंधित नहीं है। बाकी ये सभी सेम आकृतियाँ हैं, बाकी उनको केवल घुमा घुमा के लिख दिया, और ये ऐप केवल ये इसकी लाइनें सीधी जा रही हैं, बाकी इसकी लाइनें देखो तिरछी हैं, और इधर भी तिरछी हैं और इधर भी तिरछी हैं, लेकिन इस लाइन के सापेक्ष में ये लाइनें बिल्कुल 90 डिग्री पर हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, यानी कि चौथा ऑप्शन। अगला है यहाँ पर फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाली आमिर खान अभिनीत दंगल फिल्म के निर्देशक कौन थे, यानी कि आपसे पूछा गया है कि जो दंगल फिल्म थी उसके जो है तो यहाँ पर निर्देशक कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीतीश कुमार, ठीक है। तो दंगल फिल्म दोस्तों 2016 में आई थी और इसने फिल्म फेयर अवार्ड जीता था, ठीक है। और इसके निर्देशक कौन थे, नीतीश तिवारी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पढ़िए और अच्छे से करिए। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना होता है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं तो आधा क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। बोला जा रहा है कि पाइप ए खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, यानी कि ये जो पाइप ए है ये 18 घंटे में भर सकता है, ठीक है, यानी कि ये भरने वाला पाइप है। उसके बाद बोला जा रहा है जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि बी है वो क्या है, आउटलेट पाइप, यानी कि खाली करने वाला टंकी को, ठीक है, वो 30 घंटे में खाली कर सकता है। बोला जा रहा है कि जब टंकी खाली थी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपका एलसीएम ले लेना, क्या आ जाएगा, एलसीएम आप देखें तो मेरे हिसाब से 90 ले लीजिए, ठीक है, 90 ही आएगा। तो इसकी एफिशिएंसी ए की आ जाएगी 5 और बी की क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, लेकिन कैसी आएगी, ऋणात्मक ले लेते हैं क्योंकि ये खाली करने वाला है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है, अब पढ़िए, जब टंकी खाली थी तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, ठीक है, चालू 1 घंटे के लिए चालू किया जा गया और फिर बंद कर दिए गए, और अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए चलाया गया, फिर बंद किया गया। पाइपों को एक के बाद एक करने मतलब कि इसी तरह से आगे की प्रक्रिया चलती रहती है। पहले ए चालू रहता है 1 घंटे के लिए, फिर बी चालू करते हैं, ठीक है, फिर ए चालू होता है, फिर बी चालू होता है, इसी तरह आगे की प्रक्रिया चलती रहती है। तो बोला जा रहा है कि पाइपों को एक के बाद एक करके प्रत्येक समय 1 घंटे के लिए तब तक चालू रखा गया जब तक कि टंकी भर नहीं गई। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो ये भी जो पहले क्वेश्चन कराया था वैसे ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि 1 घंटे में अगर ए आ रहा है तो 1 घंटे में कितना भर देगा 5 मिनट, ठीक है। अगले घंटे में जो एक आएगा, ठीक है, बी आएगा, तो वो कितने यूनिट खाली कर देगा 3 यूनिट, यानी कि आपका टोटल 2 घंटे में 2 आवर में आपका केवल टंकी कितनी भरेगी, 5 में से 3 चला गया तो 2 ही यूनिट भरेगी, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि इस 90 के आसपास जाना है 2 का मल्टीप्लाई करके, लेकिन यहाँ पर आपको 5 से कम ही, यहाँ पर 5 अगर आप 5 माइनस कर देते हैं तो 85 से नीचे ही आना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो अगली पाइप आएगा ना अगली बार तो डायरेक्टली 5 यूनिट भरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब 85 के आसपास अगर आप चाहें तो मेरे हिसाब से 85 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आप क्या करें कि आप इसमें अगर
42 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यानी कि 42 का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 घंटे में कितना भर जाएगा, 84 यूनिट ही भर जाएगा, ठीक है ना। 84 घंटे में 84 यूनिट तो भर गया आपका। अब उसके बाद कौन सा आपका पाइप आएगा, ठीक है। तो अब आपका पाइप ए शुरू कर रहा है, यानी कि अगले जो 1 घंटे 85 घंटे हो जाएंगे, कितना भर जाएगा, 89, ठीक है। अब आपका बी आएगा तो यानी कि 86वां घंटे में कौन खाली कर देगा 3 यूनिट, यानी कि आप कितना बचेगा, वो 86 बचेगा, ठीक है। अब बचा हुआ 4 बचा ना, 4 यूनिट बचा। अब किसको आना है, अब बी अभी करके गया, -3 करके गया बी। अब कौन आएगा, ए आएगा, ठीक है। 5 की इफिशियंसी से भरेगा 4 यूनिट, तो कितना टाइम लेगा, तो इधर से आपको निकालना होगा 4/5, तो इसको मिनट में चेंज कर देंगे 60 का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यानी कि आपका 12 चौको 48, तो यहाँ पर टोटल आपको 86 घंटे 86 आवर 48 मिनट का आपको टाइम लगेगा, ठीक है। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं, तो आपको फंसना नहीं है। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लें, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका 86 घंटे 48 मिनट ही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक रेलगाड़ी जो एक नियत गति से चल रही है, ठीक है, नहीं कि समान गति से चल रही है, और समान दिशा में चलने वाले 2 व्यक्तियों को क्रमशः 4 सेकंड और 4.2 सेकंड में पार करती है। तो पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, जबकि दूसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। तो रेलगाड़ी की किलोमीटर प्रति घंटे में गति क्या होगी, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटे में आपको गति निकालना है। तो मान लेते हैं सबसे पहले, देखो, अगर इन व्यक्तियों को 2 व्यक्ति जा रहे हैं, ठीक है ना, तो 2 व्यक्ति अगर जा रहे हैं तो एक की स्पीड क्या है, एक स्पीड जो है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और वहीं दूसरा व्यक्ति जो जा रहा है तो उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड आपकी, सॉरी, जो पहला वाला व्यक्ति है ना, देखो, जो यहाँ पर पहला व्यक्ति है उसकी स्पीड क्या है, वो यहाँ पर दी हुई है आपकी, ये है पहला व्यक्ति है, वह यहाँ पर स्पीड से चल रहा है, किस स्पीड से, 4.5, ठीक है। तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। और जो दूसरा व्यक्ति है उसकी स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि एक यहाँ से ट्रेन गुजरती है, ठीक है। तो ट्रेन अगर गुजर रही है और इनको पार कर रही है, ठीक है ना, तो ट्रेन अगर इनको पार कर रही है, नहीं कि वह खुद की लेंथ तय करेगी। अगर इसको इस वाले व्यक्ति को पार करेगी तो फिर मान लेते हैं इसकी लेंथ डी है, ट्रेन डी ही दूरी तय करेगी। और इसको भी पार कर रही है तो इसकी लेंथ कितनी तय करना होगा, ट्रेन को कितनी लंबाई दूरी तय करना होगा, डी ही दूरी तय करना होगा। तो इन डिस्टेंस को ही हम बराबर करेंगे, ठीक है। तो जो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर समय इंटू चाल होता है, ठीक है। समय इंटू चाल होता है, आप सभी को पता ही होगा। समय यहाँ पर देखो, पहले व्यक्ति को पार करने में कितना 4 सेकंड का समय ले रही है, ठीक है, 4 सेकंड का। और दूसरे व्यक्ति को पार करने में यहाँ पर कितना समय ले रही है, 4.2 सेकंड का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब आपका समय तो कितना है, पहले व्यक्ति को पार कर रही है तो 4 सेकंड, ओके, 4 सेकंड है। और जो आपका यहाँ पर चाल आ जाएगी ना, वहाँ पर आपको ध्यान देना है। मान लेते हैं जो ट्रेन की चाल है वो एक्स है, ठीक है। तो ट्रेन की चाल एक्स है, तो यहाँ पर देखो, आप समान चाल में दोनों ट्रेन और व्यक्ति चल रहे हैं। तो यहाँ पर समान जब चाल पे, मतलब समान ही दिशा में जब चलती हैं, तो व्यक्ति उनकी जो स्पीड क्या क्या होता है, डिफरेंस आ जाता था, ठीक है, स्पीड का आपस में अंतर हो जाता है। तो ट्रेन की स्पीड में किसको माइनस कर देंगे, इस व्यक्ति की स्पीड को, ठीक है। तो व्यक्ति की स्पीड क्या है आपकी, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि जो आपने इस सेकंड 4 सेकंड है ना, इसको घंटे में चेंज करना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें सभी चीज़ घंटे में ही ले रखी है, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटे में ये है, किलोमीटर प्रति घंटे में ही आपको निकालना है ट्रेन की स्पीड। तो यहाँ पर सेकेंड को घंटे में चेंज करने के लिए हमें इसमें क्या करना होगा, 36 का जो 3600 का डिवाइड करना होगा, ठीक है। इसी तरह ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगी इसके कितने समय में, 4.2 सेकेंड, यानी कि इसको भी 3600 से डिवाइड करना होगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, x माइनस उसकी व्यक्ति की स्पीड क्या है, 6, ठीक है। तो 3600 से 3600 तो आपको कट जाएगा, ठीक है ना। और आपको देखना होगा कि इधर से आपका क्या आ जाएगा, देखो इधर से आपका 4x माइनस आपका 18 हो जाएगा, बराबर 4.2x माइनस का आपका कितना हो जाएगा, इधर से 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 1 25, यानी कि 25.2। अब आपको यहाँ पर देखना होगा
25.2 आ गए ना, 6 को 24, अच्छा 2, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखो 4.2 इधर है, यानी कि 0.2x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इधर जब भेजेंगे तो आपका 25.2 में जब आपका माइनस का 18 होगा ना, तो कितना आएगा वो आपको देखना है, ठीक है। तो 2 आएगा इधर, और इधर आपका 7 यानी कि 72 आ जाएगा, और 7.2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर देखना है कि एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आपकी 36 आ रही है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 36 आ गई। अब आपसे यही तो पूछा गया था कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में क्या आ गई, तो आपकी एक्स की स्पीड ही तो आ गई, क्योंकि हमने एक्स जो है तो ट्रेन की स्पीड ही मानी थी, ठीक है। आपका आंसर ये देखो, समझाने में टाइम लगता है, लेकिन जब आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बनने लगेगा, तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों का एक ही समान फार्मूले द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, निम्नलिखित में से गलत सूत्र चुनें, ठीक है। तो एल्केन का सूत्र तो आपका सभी लोग जानते होंगे कि CnH2n+2 होता है, ये तो सही है आपका। एल्केन का CnH2n और +1 नहीं होता, ठीक है, ये केवल इतना ही होता है। तो आपका ये तो एल्किन का केवल गलत हो गया आपका, और एल्काइन का ये CnH2n-2 ये आपका राइट है, ठीक है। यानी कि एल्किन का फार्मूला आपका गलत है, केवल ऑप्शन नंबर दूसरा ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि वक्तव्य और कार्रवाई दिया गया है। बोला जा रहा है कि प्रश्न पत्र में कई गलत प्रश्न थे, जिसके कारण परीक्षा में कई छात्र फेल हो गए, तो आप कार्रवाई क्या कर सकते हैं, ठीक है। परीक्षा में कई जो है तो प्रश्न पत्र गलत थे, और जिसके कारण कई छात्र फेल हो गए, ठीक है। तो कार्रवाई क्या कर सकते हैं हम, वो बोला गया है कि सही प्रश्न पत्र के साथ परीक्षा दोबारा करवाई जानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये तो राइट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि गलत प्रश्नों के लिए रियायती अंक दिए जाने चाहिए, तो ये भी राइट होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर दोनों राइट नहीं होंगे, आइदर और का केस आ जाएगा इधर। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो दोबारा परीक्षा करा रहे हैं, ठीक है, दोबारा परीक्षा करा रहे हैं तो आपको रियायती अंक देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोबारा जो तो रियायती अंक दे रहे हैं तो आपको दोबारा परीक्षा कराने की जरूरत नहीं, यानी कि आपका अगर ये राइट तो ये रॉन्ग, और ये रॉन्ग तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका इधर आइदर और का केस आ जाएगा, ठीक है। आप तो करेंगे तो एक ही कार्रवाई, अगर या तो आप प्रश्न पत्र के साथ परीक्षा दोबारा, सही प्रश्न पत्र के साथ तो परीक्षा दोबारा करवा सकते हैं, या फिर उसके रियायती अंक दे दें, यानी कि बोनस अंक दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आइदर और का केस होगा, ठीक है। अगला को यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया है। हाँ, या तो एक या फिर आपका दो अनुसरण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, और दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी कि आपकी भी की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। और आपकी यहाँ पर यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू आपको देखो, सबसे पहले हम एक क्या करें कि एक अवतल दर्पण ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। तो अवतल दर्पण आपको यहाँ पर, ये हमने अवतल दर्पण बना लिया, यहाँ पर ये चीज़ हो गई, और ये आपका क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र, ये आपका सी हो गया, ये आपका एफ हो गया, ठीक है। आपकी यहाँ पर फोकल लेंथ, फोकल दूरी क्या है इसकी, जो है तो यहाँ से 20 है, ठीक है। और आपकी यहाँ पर वक्रता त्रिज्या 40 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बोला जा रहा है कि अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखने की वस्तु यहाँ पर रखी है, और उसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, भी, सॉरी यू, ठीक है। लेंस से वस्तु की दूरी हमेशा यू होती है। और देखो, जब भी किसी लेंस या दर्पण से, ठीक है, और यहाँ पर मिरर है, जब भी किसी मिरर या फिर लेंस से आप लेफ्ट साइड की दूरी लेते हैं तो हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। तो यू का वैल्यू क्या होगा, -30 होगा, ठीक है। तो और यहाँ पर आपके देखो, फोकस लेंस यहाँ पर क्या होगा, वो भी ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अवतल दर्पण है, और यहीं पर उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस होता तो हम धनात्मक ही लेते, लेकिन फोकस लेंस अगर अवतल अवतल आपकी अवतल दर्पण या अवतल लेंस के बारे में है, तो वहाँ पर उसके माइनस ही लेना पड़ेगा। अब आपको इसमें केवल फार्मूले में रखना है, तो क्या होता है फार्मूला लेंस का, दर्पण का, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/f आपका क्या गिवन है, आपकी वैल्यू आपकी -30 है, और प्लस 1/b, आप भी की वैल्यू निकालना है, और इधर क्या हो जाएगा, -30 रखेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा,
क्यू की वैल्यू 30 रख दिया, ठीक है। सॉरी, एफ की वैल्यू आपकी 20 है, ठीक है ना। तो अब आपका यहाँ से आंसर क्या आएगा, देखो एफ की वैल्यू आपकी क्या है, 20 है। तो आपका यहाँ से देखो यहाँ से आपका आने वाला है 1/b, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कर लेते हैं, तो 1/b बराबर माइनस का 1/30 और प्लस का 1/20, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो 1/b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1/60, ठीक है। तो b की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, माइनस का 60, ओके। यानी कि जो आपकी वास्तविक प्रतिबिंब भी बनेगा, क्यों माइनस का आ रहा है, यानी कि दर्पण के इस साइड ही बनेगा। माइनस का आ रहा है यानी कि बाएं साइड ही दोस्तों क्या बनेगी, इमेज बनेगी 60 डिस्टेंस की दूरी पर, यहाँ पर कहीं पर बनेगी। और जो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमसे हमेशा उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पर ऐसे बनेगा। तो आपको सिंपल सा आंसर देना है 60 सेंटीमीटर और आगे बढ़ जाना है। लेकिन बताएं तो आपका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, ठीक है। अगर यहीं पर बी की वैल्यू धनात्मक होती ना, तो यानी कि मिरर के हमें दाएं साइड जाना होता, तो वह काल्पनिक बन जाती, तो आपका गलत होता, क्योंकि वास्तविक बोला है तो माइनस का आना ही चाहिए था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण को जब दोस्तों आप जल में मिश्रित करते हैं तो क्लोरीन गैस वहाँ पर निकलती है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जामों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर उत्तर आकृति को चयन करना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो बीच की लाइन है ना, तो इसको दोस्तों आपको पूरा तरह से लेफ्ट की साइड मोड़ देना है, इस वाले कागज को, ठीक है। इस पार्ट को पूरा इस साइड लेफ्ट साइड मोड़ देना है, ठीक है। आपकी कौन सी आकृति बनेगी, तो ऊपर वाला ब्लैक ये नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, ये ब्लैक है लेकिन दोनों ब्लैक हो जाएंगे, ये भी गलत। ऊपर वाला ब्लैक है और नीचे वाला व्हाइट है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये व्हाइट वाला जाके इधर बन जाएगा ना, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट, सॉरी सी राइट हो जाएगा आपका, ठीक है, सी वाला। तो सी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दूसरे में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ब्लड रेस सबके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से इसको कवर कर लीजिए। बोला गया है कि एक्स की ओर इशारा करते हुए, तो एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है, एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है कि एक्स मेरी माँ की, ठीक है, एक्स मेरी माँ। तो एक्स मेरी माँ यानी कि वाई की अपने बारे में बात कर रहा है कि एक्स जो है मेरी माँ के इकलौते बेटे की बेटी है, ठीक है। इकलौता बेटा क्या पता यही होगा, ठीक है, इकलौते बेटे की बेटी है, तो एक्स इधर ले लेते हैं, बेटी, ठीक है। तो इकलौता बेटा बोला गया, तो बोला जा रहा है कि देखो एक्स मेरी माँ के इकलौते बेटे की बेटी, तो इकलौता बेटा दोस्तों वाई ही हो जाएगा, ठीक है। बोला जा रहा है तो वाई की माँ एक्स से किस प्रकार संबंधित है, तो वाई की माँ एक्स की क्या लगेगी, दादी या फिर नानी, ठीक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि तीन संख्याओं का माध्य आपका 15 है, यानी कि मान लेते हैं तीन तीन संख्याएं क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 45। और हम मानते हैं कि इन आंकड़ों का समुच्चय क्या है, 8 है, ठीक है। और समुच्चय क्या होता है, समुच्चय सभी लोग को पता है ना, ठीक है ना। और जबकि दो न्यूनतम संख्याओं का अंतर 1 है, ठीक है। समुच्चय क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर में छोटा नंबर माइनस करते हैं तो वहाँ पर समुच्चय निकलता है, रेंज निकलता है, परास निकलता है, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो नंबर ए बी सी हम लिए हैं वो बढ़ते हुए क्रम में लिए हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिए हैं। यहाँ पर सी माइनस ए की वैल्यू क्या आपकी दी हुई है, 8। तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 8 प्लस ए, ओके। तो ये पहला समीकरण मान लेते हैं। इसी तरह आगे जो बोला जा रहा है कि जबकि दो न्यूनतम संख्याओं का अंतर 1 है, ठीक है। तो दो न्यूनतम संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, ठीक है, क्योंकि बी जो है बड़ा है ए से, तो बी माइनस ए ही होगा। और दो सबसे न्यूनतम संख्या ए और बी ही है, तो इनका अंतर 1 है, तो बी बराबर ए 1 प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा समीकरण। अब 1 और 2 का मान दोस्तों यहाँ पर रख देना है, ठीक है। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 1 प्लस ए। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू आपकी क्या है, ए प्लस 8, ठीक है, बराबर आपका 45 हो जाएगा। तो सर 3a और आपका इधर से क्या आ जाएगा, 3a और प्लस 9 इक्वल टू 45, ठीक है। 3a बराबर आपका इधर से 36 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू आपकी 12 आ गई, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है
कि इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। यानी कि हमें सी की वैल्यू निकालना है और एक ही हमें पता है कि 12 है, तो सी माइनस 12 बराबर 8। तो सी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 20, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर समझना था कि समुच्चय जो दिया हुआ ना, वो आपकी रेंज होती है, परास होती है। ये बार केवल आपको ध्यान देना था, परास होती है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम बराबर होता है परास, ठीक है। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर, यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित का सही उत्तर के लिए के स्थान मिलान करें, ठीक है। आपको स्थान मिलान करना है। तो आप कार देख रहे हैं, तो कार की आपकी देख रहे हो कि इकाई क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। तो सभी को पता ही होगा कार वर्क की इकाई क्या होती है, जूल होती है। तो ये दोस्तों किससे मिल जाएगा, डी से। और बैटरी बैटरी दोस्तों क्या होती है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। तो आपका ये आपका बी हो जाएगा। और शक्ति क्या होती है, किलोवाट। शक्ति की जो इकाई होती है वो होती है किलोवाट, ठीक है, किलोवाट। तो आपका ये हो जाएगा किलोवाट घंटा, ओके। और माइक्रोफोन वो क्या करता है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये आपका जो शक्ति होगी तो किस ऑप्शन में है, सी में। और ये आपका हो जाएगा माइक्रोफोन वाला कहाँ पे हो जाएगा आपका, बी, ठीक है। सॉरी क्या कर दिया भाई साहब, बैटरी आपकी कहाँ पे आ जाएगी, आपकी ए ऑप्शन पे। और शक्ति आपकी सी वाली। और आपका माइक्रो शक्ति आपका, देखो आर तो आपका जूल हो गया, बैटरी आपकी ए हो गई, शक्ति आपकी सी हो जाएगी, ठीक है। और जो आपकी माइक्रोफोन आएगा वो क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। तो डी ए सी बी का ऑप्शन ही राइट होगा, डी ए सी बी, डी ए सी बी, ठीक है। तो डी ए सी बी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहले में ये दिया होगा, डी ए सी बी, ओके। अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पर है कि देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या y बड़ा है 0 से, ठीक है। क्या y बड़ा होगा 0 से, आप पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आपको बताना है। तो अगर पहला वाक्य है कि x प्लस वाई बराबर 0 है, तो क्या इससे पता कर सकते हैं हम कि आपका जो y है 0 से बड़ा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इससे तो पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पहले से नहीं पता कर सकते, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 5 लेते हैं, अगर इसकी वैल्यू माइनस से मान लेते हैं हम, तो फिर भी तो इसकी वैल्यू जो 4 आएगी तो 0 से बड़ी ही तो आएगी। ये तो नहीं, हम क्लियर नहीं पता कर सकते। बाकी अगर y की मान धनात्मक होगा तो वह 0 से बड़ा होगा, लेकिन इसे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर देखें कि x माइनस वाई बड़ा है 0 से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं कि x जैसे ले लिया हमने 5, ठीक है। और y को जैसे हमने ले लिया जैसे ले लिया हमने 3 ले लिया, ठीक है। ये तो बड़ा हो रहा है 0 से, यानी कि y की वैल्यू हमने +3 ली, यानी कि इधर से तो पता चल रहा है। लेकिन एक कंडीशन क्या बन सकती है, कंडीशन जैसे हमने -1 ही ले लिया, y की वैल्यू -1 ही ले लिया, तो फिर भी तो यहाँ पर 0 से बड़ा आ रहा है ना, 5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, फिर भी तो 0 से बड़ा आ रहा है। यानी कि हम पता नहीं कर सकते कि y के मान ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा। धनात्मक होता तो ये बड़ा होता 0 से, लेकिन ऋणात्मक होगा तो आपका बड़ा छोटा होगा, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो विकल्प 1 और ना ही विकल्प 2 पर्याप्त है, ठीक है। क्योंकि हम पता नहीं कर सकते कि y का मान ऋणात्मक है कि धनात्मक है, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि परिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं और वास्तविक संख्याओं का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपके वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर के अंदर ही कौन से आते हैं, परिमेय नंबर, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं अलग अलग होती हैं, लेकिन वह वास्तविक संख्याओं के अंदर ही आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर्स का है, इसका नहीं देखना। बोला जा रहा है कि Ag+ और Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या होगा, कौन सा बनेगा, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो ये सभी को पता ही होगा, AgCl आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, तो राइट है आपका, ठीक है। गलत आपको पता करना है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। जो क्षारीय प्रकृति है ना, तो किसके कारण उपस्थिति होती है,
तो आपकी जो क्षारीय प्रकृति तो किसके कारण उपस्थित होती है, इसके उपस्थिति कारण होती है क्षारीय प्रकृति, तो आपकी OH नेगेटिव जो आयन होते हैं ना, उनके कारण ही ये दोस्तों क्षारीय प्रकृति का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पर H+ आयन ज़्यादा होते हैं तो वो अम्लीय होती है, और OH- आयन अगर ज़्यादा होते हैं तो वह क्षारीय होती है। ये ही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सोडियम आयनों की उपस्थिति कारण बोल रहा है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं, आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि एक पाइप ए है और खाली टंकी को है 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, यानी कि ए है और वह 6 घंटे में भर सकता है। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि जबकि यह पाइप बी के साथ मिलकर इसे 4 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तो पाइप ए और बी दोनों मिलकर अगर भरते हैं तो 4 घंटे में लेते हैं। क्षमता हम 12 मान लेते हैं इनकी, टंकी की क्षमता 12, तो इधर ए की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी और ए और बी की 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ए की पहले से 2 है, यानी कि जो बची हुई एक किसकी हो जाएगी, क्षमता बी की हो जाएगी। अब केवल पाइप बी को पहले 1 घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक है, उसके बाद पाइप ए को पूरी कोई भी चालू कर दिया जाता है, कोई भी चालू कर दिया जाता है। अब टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, यानी कि केवल पाइप बी को पहले 1 घंटे के लिए खोला जाता है। तो पहले 1 घंटे के लिए पाइप बी को खोला जाता है, यानी कि कितनी भर जाएगी टंकी, 1 यूनिट से, यानी कि अब बची हुई कितनी भरना है, 11 यूनिट। ठीक है, और दोनों लोग मिलकर भरेंगे, क्योंकि अब बी पहले 1 घंटे तक भरा उसने अकेले, अब पाइप बी भी खोल दिया गया है, तो अब दोनों की क्षमता 3 भरे, 3 के हिसाब से 11 यूनिट उनको भरना है। ठीक है, 1 घंटे पहले उनने ले लिया था बी ने, टोटल यहाँ से टाइम ये आ जाएगा, तो 13/3, यानी कि जब इसमें 60 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ पर सबसे पहले आप डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करते हैं आप, तो 3 × 12 यानी कि 4 घंटे, और आपका 1/3। ठीक है, यानी कि इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 घंटे 20 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 घंटे 20 मिनट तो आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो कोई गलती की क्या, केवल 4 घंटे ही दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि केवल पाइप बी को पहले घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद पाइप ए को भी चालू कर दिया जाता है। अब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो कुछ तो गड़बड़ है क्या, सही तो किया हमने। तो केवल 1 घंटे के लिए बोला जा रहा है, केवल 1 घंटे के लिए बी को चालू किया जाता है, यानी कि बी की क्षमता 1 है। ठीक है ना, और ए की 2 है, तो 1 घंटे में 1 यूनिट, यानी कि अब बची हुई 11 यूनिट उसको भरना पड़ेगा, किसको, दोनों को, 3 के हिसाब से। तो ओके ओके ओके, समझ गए क्या गलती की, इधर ही गलती कर दी हमने। 14 बटे क्या आएगा, 14 बटे, देखो क्या कर रहा हूँ, 14/3 आएगा ना, इधर आएगा, जब इनका योग करेंगे तो 14/3 आएगा। ये तो 4×3 = 12, बचा 2/3, यानी कि 60 से मल्टीप्लाई करने पर आपका 20×2 = 40, यानी कि 4 घंटे 40 मिनट ही इसका आंसर होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर पहला ही राइट होगा, आप बिल्कुल निष्पक्ष रहिए, आपका आंसर यही राइट होगा। ठीक है, 4 घंटे गलत है, ये रॉन्ग आंसर दिया था रेलवे ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे बोला जा रहा है कि इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो 48 तो होगा नहीं, आपका सबसे बड़ा है, क्योंकि 156 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, 156 को डिवाइड नहीं कर पाएगा पूरी तरह, 12 आपका राइट हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि यही, देखो क्वेश्चन ये बहुत बड़ा है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि जो पिछली यही सेम इसी तरह का क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में करवाया है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब उस व्यक्ति की किस दिशा में मुख है। ठीक है, किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ, तो आपको बताता हूँ कि कहाँ पर है वो क्वेश्चन, अभी बता रहा हूँ आपको किस दिशा में है उसका मुंह। ठीक है, ये रहा, किस दिशा में हमने निकाला था, अब लास्ट में एफ बिंदु पर पहुंचा था, उत्तर की तरफ था मुंह। ठीक है, उत्तर दिशा में उसका मुख रहेगा। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर इसका नॉर्थ साइड हो जाएगा, उत्तर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से दोस्तों 2 क्वेश्चन बन गए, टाइम भले ही लगा था। बोला जा रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है। ठीक है, तो सेल के अंदर जो ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ पर होता है, कोशिका द्रव में। ठीक है, कोशिका द्रव में, यानी कि साइटोप्लाज्म में
दोस्तों क्या होता है कि ग्लूकोज पायरुवेट में टूटती है, ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ये आप ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, अब बोला जा रहा है कि यहाँ पर कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, ठीक है। अगर कोई भी संख्या 9 से विभाज्य यानी कि उनके अंकों का योग जो होगा वह 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 5 4 9 ये तो हो जाएगा, और 3 2 5 1 6 ये नहीं होगा, ठीक है। 8 7 15 6 15 6 21 5 26 4 30 ये भी डिवाइड नहीं होगा 9 से, ठीक है। 6 5 11 7 18 6 24 5 29 ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। 7 4 11 और 8 19 19 6 25 तो 27 27 आपका 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर यही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि नीचे दी गई श्रृंखला के अंतिम आधे भाग को उलट दिया जाता है, तो अंतिम आधे भाग को यानी कि आपको सबसे पहले यहाँ पर गिनना है कि कितने जो तो अंक या नंबर या कोई भी प्रतीक चिन्ह है उनको सभी को गिनना है कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20, ठीक है। तो 20 है यानी कि लास्ट के जो अंतिम है तो उसको आधो पर पलट देना है। तो प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि इधर यू के बाद का जो है तो पलट जाएगा। आपसे बोला जा रहा है आपको पलटना नहीं है, लिखते नहीं रहना, आपको दिमाग लगाना है। बोला जा रहा है कि दाएं से 8वां अक्षर 8वां पद कौन सा होगा, ठीक है। यानी कि देखो ये वाला यू जो है लास्ट में चला जाएगा, तो उधर दाएं से गिनेंगे तो यानी कि इस साइड हम बाएं साइड से ही गिन लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8वां आपका एफ ही होगा। बाकी आप चाहें तो पहले ये लिखेंगे, फिर इसको फिर परसेंटेज वाला लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे, फिर एफ क्यू आई, इस तरह से आप लिखेंगे, फिर दाएं साइड से गिनेंगे तो आपका एफ ही आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दिए गए कथन को सही मानकर यह तय करें कि कथन में कौन सी धारणाएं नहीं अंतर्निहित है, ठीक है। तो कथन क्या है, दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह से प्याज और टमाटर की कीमतें अपरिवर्तित रही, यानी कि कीमतें अपरिवर्तित रही हैं, यानी कि दोनों की कीमतें क्या रही हैं, सेम रही हैं। बोला जा रहा है पहली धारणा, प्याज और टमाटर की कीमतें इस 2 सप्ताह में कहीं और बदल गई हैं। तो मेरे हिसाब से ये राइट हो सकता है, क्योंकि किसी के प्रेफरेंस में ही तो बोला गया होगा कि दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह में जो प्याज और टमाटर की कीमतें हैं अपरिवर्तित रही हैं, यानी कि कहीं ना कहीं तो अपरिवर्तित हो सकती हैं, ठीक है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो परिवर्तित हो सकती है ना कीमत दोनों की। तो यहाँ पर संभावना में हम धारणा इसको सही कर देते हैं। तो 2 सप्ताह पहले प्याज और टमाटर की कीमतें उनकी वर्तमान कीमतों से भिन्न थी। तो मेरे हिसाब से ये राउट रॉन्ग होगा, क्यों, क्योंकि कीमतों के बारे में कहीं चर्चा नहीं हुई है, भिन्न कीमतें थी कि नहीं थी इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं। तो आपका केवल देखते हैं कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर पहला ही केवल राइट होना चाहिए। यहाँ पर धारणा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो फ्रेंड्स इसका केवल पहला ही राइट होना चाहिए था। बाकी आप इसको अच्छे से देखना और हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम। क्वेश्चन में ये भी आसान है, इसको जब आप देखेंगे तो कौन सी बनेगी इसकी आकृति, दूसरी, ठीक है। इसको तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, देखो बोला जा रहा है कि वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न भिन्न होता है, क्या कहे जाते हैं, ठीक है। वैसे दोस्तों होमोलॉगस ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है ना, कि समरूपी अंग बोलते हैं। तो दिखने में तो समान होते हैं लेकिन उनके वर्क अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि एक परिवार ने एक महीने में, ठीक है, 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग किया। यह जूल में कितनी होगी, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी, ठीक है। तो 320 इकाई, ठीक है, इकाई ऊर्जा है, इसको जूल में चेंज करना है, यानी कि हम एक जूल में चेंज करना है तो यानी कि कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो 1 किलो वाट आवर बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, ठीक है, सभी को पता ही होगा। तो आपसे यही तो बोला कि 320 इकाई का मतलब ही होता है, एक यूनिट का मतलब क्या होता है, एक यूनिट का मतलब ही यही होता है कि 1 किलो वाट आवर, ठीक है। यही तो बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यू इसके समान रख देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि इनका इसका मल्टीप्लाई जब होगा तो यूनिट डिजिट आपका 6 दूनी क्या आएगा, 6 दूनी 12, यानी कि 12 आएगा। 10 को आप गोली मारिए, ठीक है। यूनिट डिजिट केवल इसमें भी नहीं 5, इसमें 5 है और इसमें 2 है, तो आपका केवल यही राइट हो जाएगा और किसी में नहीं है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है कि यदि कोट अल्फा बराबर आपका इतना है तो आपका टेन अल्फा माइनस कोट अल्फा क्या होगा। ठीक है, तो कोट अल्फा बराबर आपका √2 + 1 है, तो आप इसका उल्टा कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2 + 1। ठीक है, और का प्रमेयीकरण करेंगे तो √2 - 1/√2 - 1। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ऊपर √2 - 1 हो जाएगा, नीचे आपका a - b करेंगे तो a² - b² हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 2 ही रहेगा, और b के 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यानी कि नीचे 1 रहेगा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी कि टेन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, टेन अल्फा की वैल्यू आपकी √2 - 1 आ गई। तो √2 - 1 रखिए और माइनस का है, और इधर कोट की वैल्यू क्या है, √2 + 1। ठीक है, तो √2 इधर -1 की वजह से ये प्लस आपका माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि -2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पीतल निम्न में से किस से बनी एक में से धातु। ठीक है, पीतल को याद करने के लिए आप याद रखिए पिताजी। ठीक है, पिताजी। तो पीतल दोस्तों किससे बनता है, तांबा और जिंक से। आप ध्यान देना, इस ट्रिक से याद रखना है। पीतल जो बनता है तांबा और जिंक से, यानी कि जस्ता से मिलता है, बनता है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, आप बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, एक त्रिभुज हमने ले लिया और इसका नाम क्या है, नामकरण कर देते हैं ABC। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या बोला जा रहा है कि AB की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, और BD की 6 है। ठीक है, तो BD अभी मालूम नहीं है। बोला जा रहा है कि कोण A को समद्विभाजित करने वाली रेखा आंतरिक रूप से BC रेखा को D पर काटती है। ठीक है, तो यानी कि कोण A का जो समद्विभाजक होगा वो क्या होगा, D पर काटता है। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है आपसे कि D पर काटता है, तो यहाँ पर AB की लेंथ तो 10 सेंटीमीटर है, BD की लेंथ क्या दी हुई है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद DC की 7.5 सेंटीमीटर, और आपकी CA की लंबाई पूछा गया है, x मान लेते हैं। ठीक है, जब भी दोस्तों किसी कोण को कोई भी लाइन यहाँ पर अगर आगे जा रही है ना, और वह किसी जो शीर्ष का समद्विभाजक है, ठीक है, लाइन, तो क्या यहाँ पर एक प्रमेय लग जाती है कि AB, ठीक है, AB का अनुपात जो बराबर होगा ना, P अनुपात AC बराबर होगा किसके, BD अनुपात DC के। ठीक है, ये होता है। ठीक है, AB अनुपात BD हो जाता है। ठीक है, यानी कि AB अनुपात AC लेते हैं तो इधर BD अनुपात DC ले लेते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर 10/AC की मान आपको निकालना है, बराबर BD की मान क्या है आपका 6 है, और 7.5 DC है। ठीक है, तो इधर जब आप करेंगे तो 6x बराबर आपका 75 हो जाएगा। x की वैल्यू आपकी निकालेंगे तो 25/2, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जीना अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है। अब आगे पढ़ते हैं। 8 सालों के बाद उसकी माँ की आयु उसकी आयु की कितनी हो जाएगी, 5/3 गुना। ठीक है, तो उसकी माँ की यानी कि मदर की आयु जीना की आयु की 8 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, 5/3 हो जाएगा। जो आयु का डिफरेंस रहता है ना दोस्तों, वो हमेशा सेम ही रहता है। जैसे मैं आज 10 साल का हूँ, और मेरी बहन जैसे आज 20 साल की है, यानी कि मेरे और उसके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 साल का। ठीक है, अरे ये हम 8 साल बाद ये मैं 18 को जाऊँगा, मेरी बहन 28 को जाएगी, फिर भी डिफरेंस कितना रहेगा, 10 का ही रहेगा। तो डिफरेंस रहता है, आयु का हमेशा सेम ही रहता है। यहाँ पर जो 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपकी, 24 वर्ष छोटी है तो उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 1 का मान क्या हो जाएगा, 12। आपसे बोला जा रहा है कि जीना की वर्तमान आयु, तो जीना की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 12×3 = 36। ठीक है, 36 तो दोस्तों 36 आ गई। ये दोस्तों किसका, जो 8 सालों के बाद का अनुपात था। ठीक है, 8 साल बाद का अनुपात था, तो पहले आना होगा 8 साल हमें वर्तमान में। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 28। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा परमाणु आकार कौन सा हुआ। ठीक है, ये सिलिकॉन है, फिर यहाँ पर लिख लेते हैं सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है, और एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13 होता है, फास्फोरस का आपका 15 होता है, और सल्फर का आपका 16 होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा परमाणु क्रमांक किसका होगा, सबसे बड़ा परमाणु किसका होगा, ये आपसे पूछा गया है।
तो सब देखो, अब सिलिकॉन देखो, इसमें कच तो सभी में सेम ही आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 284, इधर क्या आ जाएगा 283, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 285, इसका 286, ठीक है। यानी कि कक्षाएं तो सभी की 3 आएंगी, ठीक है। पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ठीक है। तो लास्ट केस में कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 4 हो जाएंगे, ठीक है, इसमें 3 हो जाएंगे, एल्यूमिनियम में, फास्फोरस में 5 और सल्फर में 6, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर दोस्तों दिमाग क्या लगाना है कि देखो, परमाणु आकार किसका बड़ा होगा, किसका बड़ा होगा, एल्यूमिनियम का बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं उसके, ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है, तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन अंदर भी होंगे, तो इनके बीच का आकर्षण दोस्तों इनकी अपेक्षा में कम होगा, क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं वो धनात्मक होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन आपके धनात्मक होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके ऋणात्मक होते हैं। तो ज़्यादा लोगों के बीच में आकर्षण होगा कि कम लोगों के बीच में ज़्यादा आकर्षण होगा, ठीक है। तो ज़्यादा लोगों के बीच में दोस्तों ज़्यादा आकर्षण होगा, ठीक है, क्योंकि संख्या ज़्यादा होगी अगर, तो आकर्षण ज़्यादा होगा, आकर्षण ज़्यादा होगा तो यानी कि परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी ना, ठीक है, बाहरी कक्षा में, वहीं पर जो है तो उसका क्या होगा, परमाणु आकार बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि आकर्षण कम होगा। ओके, तो अब इसलिए आपका आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जया और विजय के भार का अनुपात आपका 4:5 है। यदि उनके भार का योग इतना है तो विजय का भार क्या होगा, तो विजय का भार हमें 5 रेशियो की मान निकालना है। तो सबसे पहले 9 रेशियो बराबर आपका 7/2 है, 1 रेशियो की वैल्यू 8 आ जाएगी, 5 रेशियो की वैल्यू आपकी 40 हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पर बोला रहा है कि अर्निंग पर डे के बारे में बोला गया है, और उपरोक्त ग्राफ के आधार पर सप्ताह भर में अर्जित कुल धनराशि कितनी है आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका 100 इधर हो जाएगा, 100 के बाद 500 यानी कि 600 हो जाएगा, 6 3 900, 9 6 1500, और 15 और 6.5 यानी कि 21,500, 21,500, और इधर कितना आ जाएगा 24,500, 24,500 और 25 3 2800, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। अगला, अगर यहाँ पर बोला जा रहा है कि दांत को टूथपेस्ट बोलते हैं, कौन सा यहाँ पर पेयर सही होगा आपको बताना है। तो दांत में क्या क्या लगाते हैं, हम टूथपेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो चेहरे में पाउडर लगाते हैं तो जरूरी नहीं है ना, ये तो गलत हो जाएगा, जरूरी थोड़ी पाउडर, हम क्रीम भी लगाते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। अगले है, बटन में जीन्स लगाते हैं, बटन में जीन्स नहीं लगाते हैं, जीन्स में बटन लगाते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा। बाल में शैम्पू लगाते हैं, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। झाग में साबुन नहीं लगाते हैं, ठीक है, ये भी गलत है, आपका तीसरा राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आ गया है, बोला जा रहा है कि 20 एवं 40 की आयु के बीच चीन की यात्रा करने वाले ब्रिटिश नागरिकों की संख्या, तो 20 एवं 40 के बीच के कितने हैं, बिटवीन 20 एंड 40 के 20%, तो 5 लाख का सबसे पहले आप जब 20% आप जब निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद जो आपका बोला गया कि ब्रिटिश नागरिक, अब ब्रिटिश नागरिक भी होना चाहिए, तो ब्रिटिश का परसेंटेज कितना है 20%, तो अब इसका फिर से 20% निकालेंगे, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, इधर इससे इसको काटिए, 4 जीरो तो आपके कट ही जाएंगे, और आपका इधर से आंसर आपका क्या आने वाला है 10,000, ठीक है। तो सॉरी, 10,000 नहीं आएगा, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यानी कि 20 वाला आंसर आएगा, 20,000, ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, बोला जा रहा है कि संक्रमण तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो इनके बाह्यतम कोश में से 3 अपूर्ण होते हैं, ये गलत हो जाएगा। इनके बाह्यतम कोश में दोस्तों 2 अपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा, इनके बाह्यतम कोशों में 2 अपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो संक्रमण तत्व क्या कहलाते हैं, यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड जो आवर्तसारण होती है उसके लेफ्ट साइड में क्या होती है, मेटल होती हैं, ठीक है, और राइट साइड में क्या होती हैं, नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल। तो बीच में जो धातुएं होती है ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं, संक्रमण धातु, जो डी ब्लॉक होता है उन्हीं को संक्रमण धातुएं बोलते हैं, क्योंकि मेटल और मेटल और नॉन मेटल के बीच का ये संबंध रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगली जो आकृति, अगला चित्र क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगला क्या बनना चाहिए, इसको उठा के इधर ले आए, फिर उसको उठा के नीचे ले आए, तो आप कहाँ पर आ गए, इधर आ गया, तो आप कहाँ पर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जो अगले बनेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो ए वाला किस ऑप्शन में है, ए नहीं होगा, ठीक है,
देखो यहाँ पर तो यही तो ध्यान देना है आपको, ए यहाँ पर जो है तो बीच में आ रहा है, लेकिन हमें किनारे पर ही लाना है, क्योंकि इस सर्कल के रूप में इस तरह हो रहा है, ठीक है। और इधर किनारे में है, इधर भी किनारे में, इधर किनारे में, तो इधर भी पास में ही होगा, ही हो जाएगा। अब इसमें बोल रहा है कि ऊपर दिए गए चित्र में, वर्गों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो वर्ग तो आपको यहाँ पर सिंपल से देख रहे होंगे कि एक तो यह वर्ग 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर अंदर एक देखना होगा कि ये भी वर्ग बन रहे हैं। ये 5 हो जाएगा, उसके बाद ये 6 हो जाएगा, और ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 बन रहे हैं इससे, 7 से एक ज़्यादा ना एक कम, ठीक है। अगला क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि 8% साधारण ब्याज पर कोई धनराशि इतने वर्ष में इतनी हो जाती है, तो निवेश की गई राशि क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी धनराशि 8% की रेट से कितने इतने वर्षों में, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 7/2 वर्ष में कितनी हो जाती है, इतनी होती है 608। इतना तो आपका रेट हो जाएगा कितना, 7 चौको 28%, तो आपका ब्याज हो जाएगा, यानी कि वह राशि कितनी हो जाएगी 128%। तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि 128% को इसको बराबर डिवाइड कर देंगे, आप फिर 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 128 भागे जब इतना करेंगे आप, तो एक बार ही कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 8 चौको 32 और बचेगा 3 बार, 48, 3 51, 6, और इधर आपका कितना आ जाएगा, ना हो जाएगा, और 0, ठीक है। एक ही, तो 96 से हो जाएगा। अब ये कितनी बार जा रहा है, लगभग 7 बार, ठीक है। यानी कि आपका आंसर जब पूरा सॉल्व करेंगे 100% की वैल्यू निकालेंगे तो यही आ जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है, ठीक है। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप दोस्तों किसका निर्माण होता है, युग्म जनन, ठीक है, युग्म जन का, यानी कि जायगोट का ही निर्माण होता है निषेचन के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। तो नीतू, मीतू, और आगे बोला जा रहा है गीतू, तो इनको लिख लेते हैं। नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक, अगर मीतू की आयु x है तो नीतू की आयु क्या हो जाएगी, x + 10, और मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है, यानी कि मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक, यानी कि इसको x - 7 ले लेते हैं, और उनकी आयु का जोड़ क्या है, 48 वर्ष, तो यही कर देंगे। 3x + 3 बराबर आपका 48 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी 15 निकल आएगी इधर से। आपसे क्या बोला जा रहा है कि नीतू की आयु क्या होगी, तो नीतू की आयु 15 + 10 यानी कि 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताइए, ठीक है। सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना कि जब भी कोई वस्तु फेंकी जाती है ना, तो ऊपर जाने में जितना वह समय लेती है अधिकतम मैक्सिमम पॉइंट पे, ठीक है, मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पे, तो यहाँ पर जितना वो टाइम टी लेती है उतना ही उसे नीचे आने में भी टाइम लगता है, उतना ही सेम टाइम लगता है, ठीक है। तो टी यहाँ पर दोनों को सेम रहेगा, यानी कि ऊपर नीचे जाने में उसको 10 सेकंड लगता है, यानी कि 2t बराबर आपका कितना हो जाएगा 10, यानी कि टी बराबर आपका 5 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर न्यूटन की गति का पहला समीकरण लगा देना, क्या होता है, q बराबर, ठीक है, v बराबर u + at, क्या होता है, v बराबर u + at होता है। तो v आपका यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचेगी तो अधिकतम जो वेग होगा ना वहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अंतिम वेग, ठीक है। तो 0 बराबर u आपको u तो निकालना ही है, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्यों लिया, क्योंकि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर हमेशा ऋणात्मक होगा, या फिर कोई वस्तु ऊपर जाए या फिर नीचे जाए तो ऋणात्मक ही लेंगे, -10। और टाइम आपका क्या है, टाइम आपका कितना है, टी, ठीक है। तो टी यानी कि आपका 5 सेकंड है, और यानी कि यू की वैल्यू आपकी क्या जाएगी, 50 मीटर पर सेकंड। तो 50 तो आपका ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तो आपसे क्या पूछा गया, तो फेंके जाने की गति, जिसका आप इसको सुधार कर लीजिए कि इसका आंसर 50 मीटर पर सेकंड ही आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा, ओके, ऑप्शन ही नहीं दिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 84 मीटर लंबी रस्सी को 7:5 के अनुपात में बांटा जाता है, तो लंबे टुकड़े की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो 7, 5, 12 रेशियो बराबर आपका 84 दिया हुआ है, तो एक रेशियो की वैल्यू आपकी 12, 7, 84 7 आ जाएगी, तो 7 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 49, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक सरल ऊतक नहीं है, ठीक है। सरल ऊतक दोस्तों आपका कोलन काइमा है, सरल ऊतक है ये, पैरेन्काइमा सरल ऊतक है, स्केलेन्काइमा भी आपका सरल ऊतक है, लेकिन जटिल ऊतक कौन सा है आपका,
जाइलम है, और जो फ्लोएम भी होता है वो भी जटिल ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग का वर्गमूल है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसका वर्गमूल आपका 128 हो जाएगा। ओके, बाकी 132 का भी होगा नहीं, क्योंकि अगर आप 130 लेते हैं तो 130 लेंगे तो आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, 16,900 के जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा ही है, लेकिन ये कम है 16,900 से। ठीक है, ये नहीं होगा आपका, और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये लगभग 14,400 के ऊपर थोड़ा सा जाएगा, तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त संख्या है। तो संयुक्त संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। ठीक है, और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं आपका 51 हो जाएगा कंपोजिट नंबर। ओके, मतलब कि किसी से मिलकर बना है, जैसे 17 3 51, बाकी ये किसी से मिलकर नहीं बने हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर ही दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। जो फ्रांस की अंतिम रानी थी उसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना की, और एंटोनेट उनका नाम था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या इतनी है। ठीक है, मान लीजिए कोई तत्व एक्स है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है 298। उसका बाद बोला जा रहा है उसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है, तो इसके परमाणु संख्या क्या होगी। ठीक है, तो परमाणु संख्या यहाँ पर जो होती है ना, वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। और जो आपका परमाणु द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या होती है। और आपका यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका 196 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन जब आप इसमें कितनी है 298 में आपको प्रोटॉन निकालना है, तो 298 में आपका कर दें 196 माइनस कर दें न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, यानी कि 201 102 आ रहा है, और 102 प्रोटॉन हो जाएंगे, और जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉन यानी कि परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, तो 102 हो जाएगा। ठीक है, अगला है, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इन तीनों क्षेत्र स्थित है, कोंकण और मराठवाड़ा और विदर्भ। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा, कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा दोस्तों, CA3PO4 का 12 दोगुना। ठीक है, अगला है, यदि दो समान त्रिभुजों की समरूप भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो उनकी समरूप ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, वो भी दोस्तों सेम ही रहेगा। ठीक है, जो ऊंचाई, जो भुजाओं का समरूप त्रिभुजों की जो भुजाओं का अनुपात रहेगा ना, वही ऊंचाई का भी अनुपात रहेगा, वही आपकी त्रिज्या अंतः रेडियस का, अंतः त्रिज्या का, बाह्य त्रिज्या का, वही सारा अनुपात वही सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन केवल चेंजेस किस में आते हैं, क्षेत्रफल के अनुपात में। जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, यानी कि जैसे ये त्रिभुज दिया हुआ, इनकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:9। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, तो 2:3 ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, यदि 157 लीटर तेल का मूल्य इतना है, तो तेल का प्रति लीटर मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो आपको प्रति लीटर मूल्य निकालने की, इसमें आपको केवल सिंपल से डिवाइड करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको केवल 157 का डिवाइड करना है, ये इतना तो आप कर ही सकते हैं। एक बार जाएगा 157 हो जाएगा, और इधर से 0 आएगा आपका, इधर से 4, इधर 1 6। अब ये कितनी बार जाएगा, लगभग 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 बार जाएगा, तो अब आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, 856 और 8 15 120। ठीक है, और 120 5 125। ठीक है, 0 5 1 यहाँ पर इतना आ गया, और इधर से आपका 3 कॉमा ले लीजिए। अब आपका 15 से 3 है, यानी कि अब आपका 9 बार जाएगा। ठीक है, 9 बार जाएगा तो 9 7 63, और अपना 15 9 135, और 6 35 6 कितना हो जाएगा आपका 41, यानी कि 141 हो जाएगा। यानी कि आपका 189 बार तो जा ही रहा है, तो ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं, यही तो लास्ट था ना। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।